हे गाइस, आज मैं आपको प्राचीन भारत में उन्नत तकनीक के कुछ ठोस सबूत दिखाने जा रहा हूं। लेकिन मैं सिर्फ प्राचीन चिकित्सा तकनीक पर ध्यान फोकस करना चाहता हूं। दोस्तों, इस खोपड़ी को देखिए। आप खोपड़ी में एक बिल्कुल सही गोलाकार छेद देख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि यह खोपड़ी कितनी पुरानी है? 4300 साल पुरानी। जी हां, आर्कियोलॉजिस्ट्स ने पुष्टि की है कि यह 4300 साल पुरानी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह ट्रैपेनिंग नामक शल्य चिकित्सा प्रक्रिया का स्पष्ट प्रमाण है और इस ट्रेपनेशन सर्जरी का उपयोग प्राचीन समय में सिर की चोटों के इलाज के लिए, हड्डी के टुकड़ों को निकालने के लिए और यहां तक कि रक्त के थक्कों को हटाने के लिए भी किया जाता था। एक्सपर्ट्स ने भी पुष्टि की है कि सर्जरी के बाद यह व्यक्ति काफी लंबे समय तक जीवित रहा, इसलिए यह एक सफल सर्जरी थी। और अब ये खोपड़ी कोलकाता के एंथ्रोपोलॉजिकल विभाग के पास है। तो अगर आप कोलकाता जाएं, जो भारत का एक प्रमुख शहर है, तो आप आज भी इस खोपड़ी को देख सकते हैं। जब आप 4300 साल पहले के बारे में सोचते हैं, यह वह इमेज है जो आमतौर पर आपके दिमाग में आती है। आप शायद गुफाओं में रहने वाले लोगों के बारे में सोच रहे होंगे जो लाठी और पत्थर लेकर घूमते होंगे। ये खोपड़ी हड़प्पा नामक स्थान पर एक्सकवेशन में मिली थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक हिस्सा है। सिंधु घाटी सभ्यता आज कुछ ऐसी दिखती है। यह वाकई चौंकाने वाला है। उन्होंने बड़े शहरों की योजना बनाई और उनका निर्माण किया। शहरी योजना में सड़कें मुख्य दिशाओं में अलाइंड थीं, उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही थीं। यदि आप इसे हवा से देखें तो सड़कें ग्रिड सिस्टम की तरह दिखती हैं। मुख्य सड़क की चौड़ाई 35 फीट थी और सड़कों के कोनों पर स्थित इमारतों की दीवारें गोल थीं, ताकि वाहनों का गुजरना आसान हो सके। हजारों साल पहले लोग किस तरह के व्हीकल्स का इस्तेमाल करते थे? आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि वाह, 4300 साल पहले लोग सर्जरी करते थे। नहीं, यह वह साक्ष्य है जो हमें अब तक मिला है, तथा जैसे जैसे हम और अधिक खुदाई करेंगे, हमें और भी अधिक साक्ष्य मिलेंगे जो इससे भी पुराने होंगे। हो सकता है कि 10,000 वर्ष पुराने साक्ष्य भी सामने आए। मेडिकल टेक्नोलॉजी के 10,000 साल पुराने साक्ष्य, ये शुद्ध एग्जैजरेशन जैसा लगता है ना? क्या उस समय मनुष्य ने कपड़े पहनना भी शुरू किया था? सिंधु घाटी सभ्यता में दंत चिकित्सा का सबसे पहला साक्ष्य लगभग 7,000-9,000 वर्ष पूर्व का मिलता है और यह चिकित्सा जीवित व्यक्ति की सहायता के लिए की जाती थी। सिंधु घाटी उत्खनन स्थल पर एक नहीं, बल्कि 9 वयस्कों के ड्रिल किए गए दाढ़ मुकुट पाए गए हैं और इस प्रकार रिसर्चर्स ने इसे पुनः बनाने का प्रयास किया। एक चकमक पत्थर की ड्रिलिंग टिप को एक रॉड होल्डर में लगाया गया और उसे एक धनुष की डोरी से जोड़ा गया। इसके बारे में सोचिए दोस्तों, ये तो डेमो है, लेकिन क्या वे इसे किसी जीवित व्यक्ति पर कर सकते हैं? उसका मुंह खोल सकते हैं और वास्तव में उन्हें उच्च वेग से अंदर ड्रिल करना होगा। यही इसका सबूत है। तो फिर इस प्रिमिटिव तकनीक से आप दांतों में ड्रिल कैसे कर सकते हैं? यह असंभव है। अब मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है? क्या ये हड्डियां हैं? नहीं, दांतों का इनेमल सबसे कठोर होता है। तो सोचिए कि इनेमल में छेद करने के लिए उन्होंने कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया होगा? भारतीय इतिहास में हम इस समय रेखा को ऐतिहासिक काल भी नहीं कहते, हम इसे प्री हिस्टोरिक काल कहते हैं। मानव इतिहास को 2 भागों में बांटा गया है। ऐतिहासिक काल कल से शुरू होकर पिछले 3200 वर्षों तक जाता है। प्री हिस्टोरिक काल 3200 वर्ष से अधिक पुराना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उनके कार्यों का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने अपने इतिहास का डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया और यह व्यापक रूप से माना जाता है कि नहीं, वे उस समय पढ़ना या लिखना नहीं जानते थे। उस समय राइटिंग सिस्टम मौजूद नहीं थी। लेकिन जरा सोचिए, ऐसी कौन सी सभ्यता है जो खोपड़ी और दांतों में सटीक तरीके से छेद कर सकती है, फिर भी उसे पढ़ना लिखना नहीं आता? यहां एक सीरियस कॉन्फ्लिक्ट है। इस बात की प्रबल संभावना है कि वे पढ़ और लिख भी सकते थे, लेकिन अभी तक हमें इसके प्रमाण नहीं मिले हैं। जब हम ऐतिहासिक काल में प्रवेश करते हैं तो वैदिक ग्रंथों को सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में देखते हैं। लेकिन आज की इतिहास की किताबों में जो आप पढ़ते हैं और प्राचीन ग्रंथों में जो हम पढ़ते हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। इतिहास की पुस्तकें इस बात पर जोर देती हैं कि प्राचीन भारतीय आदिम लोग थे, लेकिन रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथ हमें बताते हैं कि उनके पास उड़ने वाली मशीनों या विमानों सहित बहुत उन्नत तकनीक थी। प्राचीन इंडोनेशियाई मंदिर में विमान को इस प्रकार उकेरा गया है।
मैंने हाल ही में प्रम्बड़न मंदिर नामक इस इंडोनेशियाई मंदिर में उत्कीर्ण संपूर्ण रामायण का दस्तावेजीकरण किया है। यदि आप महाभारत के प्राचीन ग्रंथ को देखें तो वह कम से कम 2000 वर्ष पुराना है। इसमें कहा गया है चिकित्साम अष्टांगाय चिकित्सायम अष्टार्ग्याम, जिसका अर्थ है कि प्राचीन काल में चिकित्सा क्षेत्र में 8 विभाग थे। प्राचीन ग्रंथों में सामान्य चिकित्सा, स्त्री रोग, बाल रोग और सबसे महत्वपूर्ण शल्य चिकित्सा के बारे में बताया गया है। हमारे पास बहुत सारे टेक्सचुअल एविडेंस हैं, लेकिन नॉन टेक्सचुअल एविडेंस जुटाने के लिए हम प्राचीन मंदिरों का दस्तावेजीकरण करते हैं और नक्काशी की व्याख्या करते हैं। यही कारण है कि मैंने 100 से अधिक मंदिरों का दस्तावेजीकरण किया है। हम एक टीम के रूप में वहां जाते हैं और हर चीज का दस्तावेजीकरण करते हैं, और भारत के मंदिर ऐसी चीजें दिखाते हैं जिनका अस्तित्व नहीं माना जाता। यह एक 1000 साल पुराना मंदिर है जिसे डोडागडावल्ली मंदिर कहा जाता है। मुख्य कक्ष के ठीक बाहर आप 2 मूर्तियां देख सकते हैं। वे बहुत ही विचित्र विशालकाय आकृतियां हैं जो 7 फीट से भी ज्यादा ऊंची हैं, और यह बहुत अंधेरा है। लेकिन जब मैंने इस मूर्ति की ध्यानपूर्वक जांच की तो मुझे इसमें कुछ बहुत दिलचस्प बात मिली। पेट के दाहिनी ओर पसलियों के ठीक नीचे एक छेद किया गया था। यह इतना बड़ा था कि मैं इसमें उंगली डाल सकता था। मुझे लगा कि यह अजीब है, शायद यह महज कोइंसिडेंस हो, है ना? लेकिन वहां 2 मूर्तियां हैं, इसलिए मैंने दूसरी मूर्ति की जांच की, और निश्चित रूप से उस मूर्ति के पेट के दाहिनी ओर भी वही छेद है। अब मेरे लिए यह बहुत दिलचस्प है कि आजकल डॉक्टर मानव शरीर पर ठीक इसी स्थान पर छेद करते हैं, क्योंकि आपका लीवर ठीक यहीं पर होता है। अगर आप अपने डॉक्टर से पूछें तो वह आपको बताएगा कि लीवर आपके पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में आपकी पसलियों के ठीक नीचे स्थित होता है। और यह कोई सहयोग नहीं है, क्योंकि दोनों ही मूर्तियों में पेट का ऊपरी दाहिना हिस्सा एक जैसा ही दिखाई देता है। अब एक सर्जन यहां छेद क्यों करेगा, है ना? इस प्रोसीजर को बैलियरी ड्रेनेज प्रोसीजर कहा जाता है। जब लीवर ठीक से काम नहीं कर पाता है और इसका तरल पदार्थ ठीक से नहीं निकल पाता है, तो आप यहीं एक छेद करके मैन्युअल रूप से इसे निकाल सकते हैं। लिवर बैल नामक तरल पदार्थ का स्राव करता है, इसीलिए इस प्रक्रिया को बैलियरी ड्रेनेज कहा जाता है। और हाँ, आपका लीवर ठीक से काम क्यों नहीं करेगा? जी हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा शराब पीते हैं तो लीवर की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और इसका अजीब हिस्सा यह है कि इस मूर्ति के नीचे इन आकृतियों को देखिए। इन चारों आकृतियों में कुछ समानता है। वे शराब पीते हुए प्रतीत होते हैं। यहां यह स्पष्ट है कि वह एक लंबे गिलास या कप से पी रहा है। ऊपर वाले आदमी के पास छोटा उथला कप है। दूसरी तरफ यह आदमी स्पष्ट रूप से कप के किनारे चाट रहा है। यह आपको टेक्ला शॉट्स की याद दिलाता होगा, है ना? फिर से ऊपर यह आदमी एक छोटा कप पकड़े हुए है। मुझे लगता है कि वह मुख्य आदमी को शराब दे रहा है। बहुत अजीब चित्रण है। ये चारों लोग केवल इस सिद्धांत को पुष्ट करते प्रतीत होते हैं कि हाँ, वह शराबी है। वह छेद वास्तव में पित्त की निकासी के लिए किया गया था। तो आपने देखा कि जब आपने पहली बार इन 2 मूर्तियों को देखा तो आपने सोचा कि ये राक्षस हैं, और सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बाद हम एक उन्नत शल्य चिकित्सा प्रक्रिया के साक्ष्य तक पहुंच गए हैं। ऐसा हमारे साथ हो रहा है क्योंकि इन नक्काशियों में माया नाम की कोई चीज होती है। वे भ्रम पैदा करती हैं। जब आप इसे सहजता से देखते हैं तो यह एक चीज प्रतीत होती है, लेकिन जब आप गहराई से देखते हैं, जब आप इस पर ध्यान करते हैं, तो कुछ और सामने आने लगता है। यह एक रहस्यमय अनुभव है। यही कारण है कि अब हमारे पास सैकड़ों वॉलंटियर्स हमारा समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि हम चीजों को बहुत गहरे स्तर पर समझना और अनुभव करना शुरू कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूं। यहां क्या हो रहा है? आप 2 आकृतियां देख सकते हैं और वे एक दूसरे को गले लगाती हुई एक अजीब अंतरंग स्थिति में प्रतीत होती हैं। लेकिन जब हम ध्यान से देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि ये कोई पुरुष और महिला हैं, बल्कि ये दोनों ही महिलाएं हैं। जब लोग इस नक्काशी को देखते हैं तो वे इसे कामुक कला मानकर आसानी से खारिज कर देते हैं। लेकिन आइए माया को उजागर करने की कोशिश करते हैं। क्या ये कोई जानवर है जो इस घेरे के अंदर बना है? हाँ, यह एक खरगोश है ना? इसे यहाँ क्यों उकेरा गया है? और यहाँ आप दूसरी तरफ उकेरा गया दूसरा खरगोश देख सकते हैं। ये बहुत अजीब है, क्योंकि हम कुल 5 खरगोश देख सकते हैं। यहाँ तीसरा खरगोश है
और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको चौथा खरगोश भी दिखाई देगा। अब क्या आप पांचवां खरगोश देख सकते हैं? अब कैसा लगा? क्या अब आपको पांचवां खरगोश दिख रहा है? यह मां खरगोश है और ये 4 खरगोश उसके बच्चे हैं। यह नक्काशी तिरुकुरुंगुडी के प्राचीन मंदिर में पाई जाती है और किसी को भी, स्थानीय लोगों में से किसी को भी, यहां तक कि पुजारी को भी नहीं पता था कि इसमें खरगोश को दर्शाया गया है। इसलिए मैं वहां जाता हूं और इन नक्काशियों का दस्तावेजीकरण करता हूं और इन शानदार विवरणों की खोज करता हूं। लेकिन सवाल यह है कि क्यों? इस ऑप्टिकल भ्रम का क्या मतलब है? यह इस वीडियो के दायरे से बाहर है, इसलिए मैं छिपी हुई जानकारी को खोजने के लिए माया या भ्रम को उजागर करता हूं। हमने पिछले वर्ष तिरुप्पेरुटुरई नामक मंदिर का विश्लेषण किया था। यह एक असाधारण संरचना है जिसमें अद्भुत मूर्तियां हैं। फिर से कुछ मूर्तियां 15 फीट ऊंची हैं, लेकिन मुझे उनके आकार या वृहद आकार ने नहीं, बल्कि उनके माइक्रो डिटेल्स ने चौंकाया। यहां इस घुड़सवार को देखिए। आप उसके घुटने पर यह छोटा सा उभार देख सकते हैं जो घुटने की टोपी के ठीक बगल में है। अब एक असली इंसान के पैर पर इस उभार को देखिए। मैं इस उभार के शारीरिक नाम में जाकर इसे जटिल नहीं बनाना चाहता, लेकिन ये दिलचस्प विवरण है और उसकी जांघों की मसल्स को देखिए। देखिए कैसे ये गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर मुड़ रहा है। लेकिन यह और भी बेहतर हो जाता है। उसके हाथ के पीछे की तरफ देखो। ये 4 लाइनें देखो, वे परिचित लगती हैं, है ना? अब आपने बस अपना हाथ घुमाया और अपने हाथ के पीछे की ओर देखा, है ना? आप सोच सकते हैं कि ये तंत्रिकाएं या शिराएं हैं, लेकिन ये टेंडन्स हैं जो मसल्स को हड्डियों से जोड़ती हैं। प्रत्येक टेंडन एक उंगली ऊपर जा रहा है और आप देख सकते हैं कि वे कैसे भड़क रहे हैं। वे केवल इसलिए बाहर आ रहे हैं क्योंकि वह एक भारी भाला उठा रहा है और वह इसे इस स्थिति में पकड़े हुए है। आजकल आपको एनाटॉमी के बारे में ये विवरण केवल चिकित्सा ग्रंथों में ही मिलेगा। इन टेंडनों को एक्सटेंसर डिजिटोरम टेंडन कहा जाता है। अब मैं आपको यह नक्काशी दिखाता हूं। ये भगवान नरसिंह हैं, जिनका चेहरा शेर का है, लेकिन शरीर मानव का है। इसलिए आप अभी भी उसके शरीर पर ह्यूमन एनाटॉमी का विवरण देख सकते हैं। इस देवता के पैर को देखिए, आपको एक टेंडन दिखाई देगा। ये टेंडन अंगूठे तक जाता है। चिकित्सा ग्रंथों में इसके लिए एक फैंसी नाम दिया गया है। इसे टेंडन ऑफ एक्सटेंसर हल्लूसिस लॉन्ग्स कहा जाता है। और यहाँ देखिए, आप कई अन्य टेंडन भी देख सकते हैं तथा ये सभी रेशेदार चीजें उभरी हुई हैं। तो प्राचीन मूर्तिकारों के गहन ज्ञान और बुद्धिमत्ता को समझें। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि प्राचीन भारतीय राजा इन नक्काशी को बनाने के लिए दासों का इस्तेमाल करते थे। क्या कोई दास, जिसे जबरन काम पर लगाया जाता है, ऐसी नक्काशी कर सकता है? भगवान नरसिंह अपने नंगे हाथों से किसी की आंतें निकालकर उसे नष्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे उसकी उंगलियां पीड़ित के पेट में जा रही हैं, लेकिन क्या आपको यहां समस्या नजर आ रही है? ये बड़ी नलीनुमा चीज बड़ी आंत या कोलन है और ये 2 छोटी नलीनुमा चीजें छोटी आंत हैं। यह असाधारण है। जब हम हड्डियों और कंडराओं जैसे बाह्य विवरण देखते हैं तो हम दावा कर सकते हैं कि मूर्तिकार मॉडलों का उपयोग कर रहे थे और उन्होंने जो देखा उसे ही उकेरा। लेकिन यह मूर्तिकार छोटी आंत और बड़ी आंत कैसे बना सकता था? इन विवरणों को देखने के लिए उसे किसी का पेट चीरना पड़ता। आज यदि आप चिकित्साशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो प्रोफेसर आपके लिए एक मॉडल लेकर आएंगे और आपको छोटी आंत, कोलन आदि दिखाएंगे। क्या प्राचीन भारतीयों के पास भी इन इंटरनल ऑर्गन्स का व्यवस्थित अध्ययन था? इलाहाबाद के संग्रहालय में मिली इस कलाकृति के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने पुष्टि की है कि यह एक प्राचीन कलाकृति है जो एक पुरुष मानव शरीर की आंत को दर्शाती एक मॉडल है। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये 2री शताब्दी एडी का है, इसलिए ये लगभग 1800 वर्ष पुराना है। ये कतई सुंदरता के लिए नहीं किया गया था। वे निश्चित रूप से वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए मानव शरीर रचना का अध्ययन कर रहे थे। यहाँ एक शानदार मंदिर है जिसे रानी की वाव कहा जाता है। यह एक उल्टा मंदिर है जो भूमिगत है। इस मंदिर में एक अजीबोगरीब नक्काशी है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। यहाँ एक गर्भवती महिला है और एक आदमी उसके पेट पर एक सिलिंड्रिकल डिवाइस पकड़े हुए है और उसके पेट से आती आवाज सुन रहा है। सिर्फ 100 साल पहले फ्रांस के एक डॉक्टर पिनार्ड ने पिनार्ड हॉर्न नामक एक उपकरण का आविष्कार किया था।
आप इसे गर्भवती महिला के पेट पर रखकर फीटस की धड़कन सुन सकते हैं। लेकिन यह एक 1000 साल पुरानी नक्काशी है जो एक समान उपकरण को दर्शाती है। और यह बात पहले कभी ज्ञात नहीं थी, मुझे ये बात अपने अन्वेषण के दौरान पता चली। प्राचीन भारतीय हेरेडिटरी विकारों और जेनेटिक विकारों के प्रति जागरूक थे। प्राचीन चिकित्सा ग्रंथों में ऐसे कई संदर्भ हैं जो डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के समान प्रतीत होते हैं। हम जानते हैं कि इनब्रीडिंग या सगोत्र विवाह ऐसी समस्याओं का कारण बनते हैं। सरल शब्दों में मार्टिन स्कॉर्सेसे कहेंगे, अपने चचेरे भाई को मत छुओ, क्योंकि आपके साथी का जीन पूल बिल्कुल अलग होना चाहिए। हमें लगता है कि हमने इसे हाल ही में समझा है, लेकिन भारत में गोत्र नामक एक अवधारणा है। हर हिंदू का एक गोत्र होता है जो उसके पूर्वज का नाम होता है। इस गोत्र का नाम किसी पूर्वज, फोरफादर के नाम पर रखा गया है। उदाहरण के लिए, मेरा गोत्र अत्री हो सकता है, जो एक व्यक्ति, मेरे पूर्वज का नाम है जो बहुत समय पहले रहते थे। अब, हिंदू धर्म के अनुसार, आप एक ही गोत्र में विवाह नहीं कर सकते। हिंदू धर्म में यह निषिद्ध है। अगर मुझे कोई भारतीय लड़की पसंद आ जाए, लेकिन वो मुझे बताए कि उसका गोत्र भी अत्री है, तो मैं उससे शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार आपके बच्चे शापित होंगे, और हम सोचते थे कि यह एक वास्तविक अभिशाप है। नहीं, अब हम समझते हैं कि उन्हें जेनेटिक विकारों का अभिशाप हो सकता है। आज, वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि एक ही पूर्वज से प्राप्त ऑटोसोमल रिसेसिव जीन की अभिव्यक्ति के कारण रिसेसिव विकारों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए, यदि आप और आपके साथी का पूर्वज एक समान नहीं है, तो आप रिसेसिव जेनेटिक विकारों के संचरण से बच सकते हैं। और यही गोत्र है, और आज भी भारत में इस प्राचीन सिस्टम का पालन किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और यह जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि यह ऑक्सीजन शरीर में कहां जाकर खत्म होगी? भगवद गीता के प्राचीन पाठ, श्लोक 14, अध्याय 15 में हम यह उद्धरण देख सकते हैं, मैं जीवन की वायु हूं, जिसके द्वारा मैं भोजन पचाता हूं। सदियों से लोग इसे महज अंधविश्वास मानकर खारिज करते रहे हैं। हवा और भोजन के बीच कोई संबंध नहीं होना चाहिए, है ना? लेकिन अब वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चीजों का अध्ययन किया है। हम जो ऑक्सीजन सांस के साथ अंदर लेते हैं, वो अंततः ग्लाइकोलाइसिस के दौरान एटीपी बनाने के लिए प्रत्येक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करती है। अब एटीपी क्या है? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऊर्जा आपूर्ति करने वाला अणु है। सरल शब्दों में कहें तो ग्लाइकोलाइसिस वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज को ऊर्जा या एटीपी बनाने के लिए तोड़ा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रतिक्रियाओं का एक क्रम है जो ग्लूकोज को पाइरूवेट, लैक्टेट में परिवर्तित करता है और एटीपी, ऊर्जा, का उत्पादन करता है। लेकिन हम जो ऑक्सीजन सांस के माध्यम से अंदर लेते हैं, वो भोजन को तोड़ने और उसे ऊर्जा में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो, अब फिर से, आइए भगवद गीता के प्राचीन पाठ को फिर से पढ़ें। मैं जीवन की वायु हूं, जिसके द्वारा मैं भोजन पचाता हूं। 2000 साल से भी पहले उन्हें ये कैसे पता चला? क्या ये संभव है कि उन्हें सूक्ष्म स्तर पर पता था कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में एटीपी बनाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो जीवित रहने के लिए उत्पादित ऊर्जा है? ऐसे कई गुप्त संदेश प्राचीन ग्रंथ भगवद गीता में छिपे हैं। यही कारण है कि एटम बॉम्ब के पहले सफल एक्सप्लोजन के बाद ओपेनहाइमर ने कहा था, मैं मृत्यु हूं, संसार का विनाशक। ये सीधे भगवद गीता से लिया गया उद्धरण है। हिंदू मंदिरों में गर्भावस्था को दर्शाने वाली बहुत सी नक्काशी है। वास्तव में मैंने जो डेटा एकत्र किया है, उसके आधार पर अब मैं उन्हें वर्गीकृत करने में भी सक्षम हूं। ये 0-3 महीने के बीच की अवधि है, पहली तिमाही। कुछ 3-6 महीने या दूसरी तिमाही के बीच की अवधि के होते हैं, और बहुत सी नक्काशी अंतिम तिमाही को दर्शाती है, क्योंकि यह सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला होता है। यह नक्काशी वास्तव में दिलचस्प है, क्योंकि यह आज के मेडिकल सिनेरियो के लगभग समान दिखती है। यह एक गर्भवती महिला है जो बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो रही है। महिला को 2 नर्सों और एक डॉक्टर, एक प्रसूति विशेषज्ञ द्वारा इस प्रक्रिया की देखरेख में सहायता प्रदान की जाती है। आप किसी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट से भी मिल सकते हैं, जो कुछ दर्द निवारक या एनेस्थीसिया लेकर आता है। लेकिन आप जानते हैं कि मेरे लिए सबसे आकर्षक बात यह है कि उसकी टांगों के बीच एक सुरक्षा जाल है।
देखिए, यदि बच्चा अचानक गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिर जाए, तो बच्चे को पकड़ने के लिए सुरक्षा जाल मौजूद है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बच्चा जमीन पर ना गिरे। यह 850 साल पुरानी नक्काशी है। इसमें कई नक्काशी ऐसी भी हैं जो बच्चे के जन्म को भी दर्शाती हैं। वे प्रसव पीड़ा को दिखाते हैं, जहां बच्चा महिला के पेट से बाहर आना शुरू होता है। वे न केवल ह्यूमन लेबर प्रोसेस का दस्तावेजीकरण कर रहे थे, बल्कि वे पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन कर रहे थे। केडलियप्पर मंदिर नामक मंदिर में कम से कम 1000 साल पुरानी एक मूर्ति मौजूद है। विवरण चौंकाने वाले हैं। एक हथिनी बच्चे को जन्म देने की कोशिश कर रही है, लेकिन अन्य हथिनियां उसकी सहायता कर रही हैं। क्या अन्य हाथी वास्तव में गर्भवती हथिनी को बच्चा पैदा करने में मदद करते हैं? पहले तो मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने सोचा कि यह किसी मूर्तिकार की कल्पना मात्र है। लेकिन जब मैंने ऑनलाइन खोज की तो मुझे इंटरनेट पर इसकी पुष्टि करने वाले कई वीडियो मिले। हाथी एक साथ मिलकर प्रसव के दौरान मदद करते हैं। सोचिए, प्राचीन निर्माणकर्ता कितने चतुर रहे होंगे। उन्होंने जंगली जानवरों का अवलोकन किया, देखा कि वे कैसे बच्चे पैदा करते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है, और फिर उन्होंने मंदिरों में पत्थरों पर उनका अभिलेखन किया, जिससे ये जानकारी हजारों वर्षों तक चलती रही। आज वैज्ञानिक लैब्स में चूहों का निरीक्षण क्यों करते हैं? क्या चूहों की जीवनशैली सुधारने के लिए? नहीं, वे ऐसा मानव जीवनशैली को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। क्या यह संभव है कि प्राचीन लोग भी मनुष्यों के लिए इसी तरह के सुधार करने के लिए जानवरों का अध्ययन कर रहे थे? आपको यहाँ पशुओं के व्यवहार की कुछ अद्भुत नक्काशी देखने को मिलेंगी, और ये सभी 1000 साल से भी पहले बनाई गई थीं। बेशक, एक मूर्तिकार प्रसव को उकेर सकता है, क्योंकि आप इसे अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन कुंडडम भैरव मंदिर नामक मंदिर में गर्भनाल के साथ भ्रूण को दर्शाती नक्काशी है। ये यूट्रस के अंदर स्पष्ट रूप से भ्रूण की स्थिति में है, ठीक वैसे ही जैसे हम अब उन्नत तकनीक के माध्यम से उन्हें देख पा रहे हैं। इसी मंदिर में मानव भ्रूण के शैलीगत रूप को दर्शाने वाली अन्य नक्काशी भी है। लेकिन यह एकमात्र मंदिर नहीं है जहां मानव भ्रूण को दिखाया गया है। सिरुकरुम्बुर गांव के एक अन्य प्राचीन मंदिर में भी एक अजीबोगरीब नक्काशी है। पुनः इसमें गर्भ के अंदर एक अजन्मे शिशु भ्रूण को फीटल पोजीशन में दिखाया गया है। मूलतः ऐसा कहा जाता था कि यह मंदिर के मुख्य कक्ष में स्थित है, और इसके ऊपर एक छेद होता है, जहां एक अनुष्ठान के रूप में एक विशिष्ट मिश्रण डाला जाता है, जैसे कि वे भ्रूण को पोषण दे रहे हों। अब अधिक दिलचस्प बात यह है कि प्रत्येक हिंदू मंदिर के मुख्य कक्ष को संस्कृत में गर्भगृह कहा जाता है। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? गर्भाशय या कोख। मंदिर का केंद्रीय कक्ष या गर्भगृह को गर्भ क्यों कहा जाता है? इसका गर्भावस्था से क्या संबंध है? भारत में 2 प्रमुख प्राचीन चिकित्सा ग्रंथ हैं। उनमें से एक का नाम सुश्रुत संहिता है और दूसरी को चरक संहिता कहा जाता है। आइए मैं आपको बताता हूं कि चरक संहिता कितनी पुरानी है। आज के विकिपीडिया के अनुसार पहली सहस्राब्दी BCE। अगर आप चरक संहिता पढ़ेंगे तो ये काफी जानकारीपूर्ण है। इसमें बताया गया है कि यदि आपको कोई बीमारी हो जाए या बुखार हो जाए तो आपको 3 काम करने होंगे। पहला, परेशानी को कम करने के लिए उपाय करना। दूसरा, बीमारी के मूल कारण को दूर करना। तीसरी बात यह है कि ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे बीमारी दोबारा ना आए। चरक संहिता में मनोरोग विज्ञान के बारे में भी बताया गया है। इसमें मनोविकृति और पागलपन का वर्णन किया गया है और मनोचिकित्सा के बारे में भी बताया गया है। दूसरा ग्रंथ सुश्रुत संहिता है और इस ग्रंथ में 60 प्रकार के डिसीजेस, घावों के उपचार, 300 शल्य चिकित्सा प्रक्रियाएं और 8 श्रेणियों में सर्जरी का वर्गीकरण है। मैं आपको सुश्रुत संहिता में वर्णित कुछ टूल्स के बारे में बताता हूं। यह एक जोड़ी संदंश है। यह एक और है। इस प्राचीन ग्रंथ में कई प्रकार के संदंशों का उल्लेख है। यह एक स्कैल्पेल है। यह एक लैंसेट है। जांच, टांका लगाने वाली सुइयां। यह एक स्पेकुलम है। स्पेकुलम क्या है? यह एंडोस्कोप की तरह है, लेकिन लाइट सोर्स के बिना आप इसे मानव छिद्र के अंदर डाल सकते हैं और देख सकते हैं। इस ग्रंथ में अनेक स्पेकुला के बारे में बताया गया है। सुश्रुत संहिता में 120 से अधिक शल्य चिकित्सा उपकरणों का उल्लेख है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि प्राचीन काल में भारत में सर्जरी कितनी उन्नत थी।
यह एक बेहद खूबसूरत महिला की विशाल नक्काशी है, लेकिन एक्सपर्ट्स यह नहीं बता पा रहे हैं कि वो कौन है। उसके शरीर के ठीक बीच में इस रेखा को देखिए। देखिए इसे कैसे दिखाया गया है, एक पतली गांठ के रूप में जो उसकी त्वचा से बाहर निकली हुई थी। आजकल डॉक्टर इसे ही ट्रेडिशनल थोरैसिक इंसिजन कहते हैं। जब सर्जन किसी मरीज की छाती पर ऑपरेशन करते हैं तो सर्जरी शुरू करने के लिए काटने का ये पारंपरिक तरीका है, और सर्जरी के कुछ महीनों बाद त्वचा ठीक हो जाती है और निशान बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। लेकिन 9वीं सदी के मंदिर में वे यह विवरण कैसे उकेर सकते थे? क्या इस महिला ने 1200 साल पहले किसी तरह की सर्जरी करवाई थी? डोडागडावल्ली मंदिर में चलते हैं। याद है कैसे उन्होंने पेट में छेद कर दिए थे? लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात है। ध्यान से देखिए, ये डरावनी आंखें बाहर निकल रही हैं, लेकिन इस आंख के गड्ढे के ठीक पीछे खोपड़ी में एक और छेद है। मंदिर में बहुत अंधेरा है, इसलिए मुझे आशा है कि आप इसे देख सकते हैं। फिर से एक पूरी तरह से ड्रिल किया गया चिकना छेद जो मेरी उंगली के माध्यम से जाने के लिए पर्याप्त बड़ा है। मेरा मतलब है, वाह, इससे तो यह और भी अजीब हो गया है ना? प्राचीन बिल्डर्स क्या कर रहे थे? वे हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन यहीं पर यह वाकई अजीब हो जाता है। आजकल के डॉक्टर यहां भी छेद कर देते हैं। लोबोटमी नामक एक सर्जिकल प्रोसीजर होती है जिसमें ब्रेन का कुछ हिस्सा निकाल दिया जाता है। अधिक दिलचस्प बात यह है कि आज यदि आप विकिपीडिया पर जाएं और लोबोटमी के बारे में पृष्ठ देखें तो ये छेद के सटीक स्थान को दर्शाता है। ये चित्र विकिपीडिया के उसी पृष्ठ पर उपलब्ध है और इसमें लिखा है बर होल। इसका मतलब है सर्जरी करने के लिए आपकी खोपड़ी में किया गया एक छोटा सा छेद। और यह वही जगह है जहां आप इस मूर्ति में ये छेद देख सकते हैं। आजकल पॉपुलर कॉस्मेटिक सर्जरी में से एक नाक की सर्जरी है। लोग अपनी नाक की बनावट से खुश नहीं हैं, या सबसे बुरी स्थिति यह हो सकती है कि उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए और उनकी नाक खराब हो जाए। इसलिए उन्हें राइनोप्लास्टी या नाक की सर्जरी की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप सर्जन के पास जाते हैं तो आपको पता है कि वह नाक की सर्जरी को क्या कहता है? इंडियन फ्लैप। ये नाम अजीब है, इंडियन फ्लैप। लेकिन 2000 साल से भी पहले भारत नाक की सर्जरी और दूसरी कॉस्मेटिक सर्जरी की राजधानी था। सुश्रुत संहिता में बताया गया है कि माथे से कुछ त्वचा या मध्य भाग लेकर नाक का पुनर्निर्माण कैसे किया जाए। यकीन मानिए या नहीं, आज भी यही तकनीक इस्तेमाल की जाती है। तो मुझे पता है कि आप किम कार्दशियन को देखकर सोच रहे होंगे कि हम कॉस्मेटिक सर्जरी के शिखर पर हैं, लेकिन आपको एहसास होगा कि यही सर्जरी 2000 साल से भी पहले एक भारतीय ग्रंथ में दर्ज है। बोस्टन के एक डॉक्टर जॉनथन मेसन वॉरेन ने 1830 के दशक में अमेरिका में सबसे पहली नाक की सर्जरी की थी और उन्होंने इसे इंडियन फ्लैप नाम दिया था। भारत में सबसे प्रसिद्ध अवतारों में से एक भगवान कृष्ण हैं। प्राचीन ग्रंथों में हम पढ़ सकते हैं कि कृष्ण का जन्म थोड़ा जटिल था। उसकी मां ने उसका जन्म प्राकृतिक रूप से नहीं कराया था, इसलिए उन्हें सी सेक्शन से प्रसव कराना पड़ा। प्राचीन ग्रंथों में इसे शल्य प्रयोग के रूप में वर्णित किया गया है और भगवान कृष्ण को दुनिया में लाने के लिए माता का पेट चीर दिया गया था। वास्तव में दिलचस्प बात यह है कि कंबोडियाई मंदिरों में कृष्ण की मां के पेट के निचले हिस्से पर कट के निशान दिखाए गए हैं, जो आधुनिक सी सेक्शन के कारण होने वाले निशानों के समान है। कुछ लोग दावा करते हैं कि ये गर्भावस्था के कारण होने वाले खिंचाव के निशान हैं, लेकिन खिंचाव के निशान ऊर्ध्वाधर होते हैं, क्षैतिज नहीं, और आपको ये पूरे पेट पर दिखाई देंगे। लेकिन सी सेक्शन के निशान क्षैतिज होते हैं और ये निशान केवल पेट के निचले हिस्से पर दिखाई देते हैं, जो स्पष्ट रूप से सी सेक्शन डिलीवरी को दर्शाते हैं। मूर्तिकारों को कैसे पता चला कि इन निशानों के साथ कृष्ण की मां को कैसे चित्रित किया जाए, अगर उन्हें सी सेक्शन का कोई ज्ञान नहीं था? वास्तव में ये चिन्ह कई हिंदू मंदिरों के आसपास देवताओं या गौडमदर की नक्काशी में दर्शाया गया है। इसका मतलब यह है कि प्राचीन समय में सी सेक्शन सर्जरी आज की तरह ही आम रही होगी। अब मैं आपको एक बहुत ही अजीब भारतीय रीति रिवाज के बारे में बताता हूँ। भारत शायद एकमात्र ऐसा देश है जहां ये सदियों पुरानी रीति रिवाज आज भी, हजारों साल बाद भी जारी हैं। दक्षिण भारत के सुदूर भागों में बच्चों का जन्म पारंपरिक चिकित्सकों द्वारा किया जाता है। ये डॉक्टर कभी स्कूल नहीं गए, उन्होंने अपनी तकनीकें अपनी माताओं से सीखी हैं।
जिन्होंने इसे अपनी दादी नानी से सीखा था। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, एक अजीब रिचुअल निभाई जाती है। डॉक्टर गर्भनाल को ले लेता है और गर्भनाल के अंदर से खून भी निकाल लेता है और उसे एक कंटेनर में रख लेता है। फिर वो एक गुप्त सामग्री मिलाएगी और सब कुछ एक छोटी एयरटाइट शीशी में डाल दिया जाएगा, जिसे थाईथू कहा जाता है। और कुछ लोग आज इसे खरीदते हैं और बस इसे पहनते हैं, ये सोचकर कि इसमें जादुई गुण है। वे ये भी नहीं समझते कि यह एक कंटेनर है जिसे आप दोनों तरफ से खोल सकते हैं और इसके अंदर कुछ रख सकते हैं। ये वास्तव में काफी परिष्कृत शीशी है और थाईथू नाम का वास्तव में अर्थ है माँ से कटा हुआ। थाई का अर्थ है माँ और अथू का अर्थ है प्राचीन तमिल भाषा में काट देना। और आप अपनी माँ से क्या काटते हैं? गर्भनाल। इसलिए पारंपरिक चिकित्सक बच्चे के जन्म होते ही गर्भनाल के रक्त को शीशी के अंदर संग्रहित कर लेते हैं। इस शीशी को एक समारोह के भाग के रूप में इस कमरबंद से जोड़ा जाएगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो कमरबंद बदलता रहता है, क्योंकि धागा बड़ा होना चाहिए, लेकिन उन्हें शीशी बदलने की अनुमति नहीं होती है और उन्हें हमेशा वही पुरानी शीशी रखनी होती है तथा उसे अपनी नई कमरबंद से जोड़ना होता है। इस कमरबंद समारोह का उल्लेख सबसे पुराने तमिल ग्रंथ दोलकापियम में भी मिलता है, इसलिए यह अजीब अनुष्ठान हजारों साल पुराना है। लेकिन पिछली कुछ शताब्दियों में भारतीय सभ्य हो गए, इसलिए अधिकांश भारतीयों ने इस प्रथा को छोड़ दिया और उनके पास ये शीशियां नहीं हैं और दक्षिण भारत के दूरदराज के हिस्सों को छोड़कर अब वे इस धागे को नहीं पहनते हैं। और फिर अचानक पिछले कुछ वर्षों में स्टेम सेल्स तकनीक नामक एक नई क्रांतिकारी तकनीक सामने आई है। और यह क्या करता है? गर्भनाल रक्त को सुरक्षित रखता है। इसलिए अगर आज कोई बच्चा पैदा होता है और डॉक्टर उसके स्टेम सेल्स को सुरक्षित रखते हैं, तो 50 साल बाद अगर उस 50 वर्षीय व्यक्ति को कैंसर हो जाता है, तो वे उसके स्टेम सेल का इस्तेमाल करके उसका इलाज कर सकते हैं। क्या ये संभव है कि प्राचीन भारतीय भी उसी तकनीक का उपयोग करते थे? क्या ये संभव है कि हम इस तरह के अनुष्ठानों का मूल अर्थ और उद्देश्य भूल गए हैं? मुझे लगता है कि आज के पारंपरिक चिकित्सक इन प्रथाओं के पीछे के अर्थ का केवल 1% ही समझ पाते हैं। लेकिन आज भी आप जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सांप या बिच्छू काट ले तो वे क्या करते हैं? वे उस व्यक्ति से शीशी ले लेते हैं, उसे दूध और अन्य जड़ी बूटियों के कप में डाल देते हैं और उसे पिला देते हैं, और यह काम करता है। तो भारत में ऐसी कई प्रथाएं होंगी जो विज्ञान पर आधारित होंगी। तो मुझे आशा है कि आप देख सकते हैं कि प्राचीन भारत चिकित्सा प्रौद्योगिकी और शल्य चिकित्सा के मामले में बहुत उन्नत था। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। मैं प्रवीण मोहन हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें और मैं जल्द ही आपसे बात करूँगा। बाय।